हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बैंक अंडर सीज को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। अब इससे पहले दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। और हाँ दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज कॉमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है स्पेन 1981 बार्सिलोना के अंदर, जहाँ सुबह के बज रहे होते हैं 9:05। तभी हम कुछ आतंकवादियों को देख पाते हैं जिनके पास में गन, मशीन गन और भी वेपन थे। इस ग्रुप के अंदर टोटल 12 लोग होते हैं। उनका हेड होता है जोस, जो बार्सिलोना के सेंट्रल बैंक पर हमला कर देते हैं। उनका एक साथी एक लेडी होती है जो कि जोस की गर्लफ्रेंड होती है, वह बैंक के अंदर नहीं जाती। इस वक्त सेंट्रल बैंक के अंदर 300 लोग मौजूद थे, उन सभी को होस्टेज बना लिया जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। ये देखने के बाद में जोस, जो कि इस वक्त नंबर 1 होता है, ये उनका कोड होता है, ये यहाँ पे नाम लेके नहीं बुलाते। नंबर 1 और उसके साथी पुलिस वालों पर हमला करने लग जाते हैं। ये देखने के बाद में वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और यह बात आग की तरह फैल जाती है कि सेंट्रल बैंक पर हमला हो चुका है। अब यह देखने के बाद में नंबर 1 सभी होस्टेज को बैंक के हर एक विंडो पे खड़ा कर देता है, ताकि पुलिस वाले या फोर्स वाले उनके ऊपर हमला ना कर पाए और ना ही अंदर आने की कोशिश करे। अगर ऐसा करते भी है तो ये उन सभी को मार सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम न्यूज ऑफिस में माइदर नाम की एक लेडी को देख पाते हैं, जिसका आज पहला दिन होता है न्यूज रूम के अंदर। दोस्तों, हम माइदर के हाथ में नोटिस कर पाते हैं उसका आधा हाथ जला हुआ था। दरअसल दोस्तों, इस लेडी के फादर अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, वे एक बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर मारे जा चुके थे। अपने फादर को बचाने की कोशिश में माइदर ने अपना हाथ जला लिया। फिर वहीं पर हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम होता है बर्नी, जो कि इस न्यूज ऑफिस का नंबर 1 एंकर होता है। लेकिन यह आदमी बहुत ज्यादा नशा किया करता था, क्योंकि इसकी बेटी की भरी जवानी में ही मौत हो गई, जिसके बाद से बर्नी ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। वहीं बैंक के बाहर हम जोस की गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं, जो बैंक के पास वाले टेलीफोन बूथ पर जाकर एक लेटर को छिपा देती है जिसमें होस्टेज की रिहाई की शर्तें लिखी हुई थी। जिसके बाद में जोस की गर्लफ्रेंड न्यूज रूम में कॉल करती है, जिसको माइदर उठाती है, जिसमें जोस की गर्लफ्रेंड बोलती है कि यहाँ से सुनिए, सेंट्रल बैंक पर अटैक हुआ है, उसके पास वाले टेलीफोन बूथ पर आपको एक लेटर मिलेगा जिसके अंदर होस्टेज की रिहाई की शर्तें लिखी हुई है। जिस पर माइदर बोलती है कि कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे। जिस पर जोस की गर्लफ्रेंड बोलती है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो हम हर एक घंटे 10 होस्टेज को मारते रहेंगे। अब यह सुनने के बाद में माइदर अपने बॉस एलिजाबेल के पास में जाती है, लेकिन वह वहाँ पर नहीं थी। जिसके बाद में माइदर बर्नी के पास जाकर ये सभी बातें बता देती है, जिसके बाद में यह दोनों सेंट्रल बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बैंक के अंदर जोस को देख पाते हैं, जो बैंक के वॉलेट में जाता है और वहाँ पर एक सेफ लॉकर के अंदर में से एक फाइल निकालता है। वहीं बाहर हम माइदर और बर्नी को देख पाते हैं, जो पहुंच जाते हैं उसी बूथ के पास में जहाँ पर उनको एक लेटर मिलता है, जिसके अंदर वह किसी कैदी की रिहाई और एरोप्लेन की मांग कर रहे थे। तभी बर्नी उस लेटर के साथ में माइदर की फोटो खींच लेता है, जो माइदर के प्रमोशन के लिए काफी था। इसका पहला दिन और इतना बड़ा खजाना हाथ लग गया। तभी वहाँ पर कमिश्नर पहुंच जाते हैं, जिनका नाम होता है पाको। इसके बाद में माइदर उस लेटर को पाको को दे देती है। अब यह देखने के बाद में पाको बोलता है कि यह खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, इसलिए अब उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1 घंटे के लिए, ताकि यह खबर बाहर ना आ पाए। जिसके बाद में पाको जाता है अपने शहर के गवर्नर के पास में और उनको बताता है कि आज सेंट्रल बैंक पर अटैक हुआ है। जिस पर गवर्नर बोलते हैं कि हाँ, अभी मैंने सुना है। जिसके बाद में वह बोलता है कि जिसमें 300 लोगों को होस्टेज कर लिया गया है, और उनको लेटर देता हुआ कहता है कि इसके अंदर उनकी डिमांडें लिखी हुई है। उसके बाद में बार्सिलोना का गवर्नर प्राइम मिनिस्टर के पास में लेटर भेजता है, जिसमें होस्टेज की रिहाई की शर्तें लिखी हुई थी कि लेफ्टिनेंट कर्नल को छोड़ना होगा, जिसने 4 से 5 साल पहले एक ही बहुत ही बड़ा ब्लास्ट किया था, जिसके अंदर लाखों लोग मारे गए थे, उनको छोड़ने का और 72 घंटों के अंदर एक प्लेन चाहिए थी। अगले 72 घंटों तक अगर हमारी शर्तों पे गौर नहीं किया गया तो फौरन ही हमको 10 लोगों को जान से मारना पड़ेगा। जिसके बाद में हर 1 घंटे में 5 लोगों की जाने जाएगी। और तो और अगर जबरदस्ती इस बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश की गई तो मजबूरन हमको होस्टेज के साथ में इस पूरी बिल्डिंग को तबाह करना पड़ेगा। इन सभी चीज को सुनकर पीएम की फटके हाथ में आ जाती है। अगर ऐसा होता है तो सरकार पलट सकती है। जिसके बाद में पीएम सभी की एक मीटिंग बुलवाता है। वहीं दूसरी तरफ हम गवर्नर और कमिश्नर पाको को देख पाते हैं, जो सेंट्रल बैंक के सामने वाले बिल्डिंग के अंदर जाकर बैंक के अंदर कॉल लगाता है। वहीं बैंक के अंदर हम एक बूढ़े आदमी को देख पाते हैं, जिसके हाथ में एक फाइल थी। वो वॉशरूम जाता है, जिसके साथ नंबर 2 जाता है। अब नंबर 1 कॉल उठाता है, जिस पर पाको बोलता है
कि तुम कौन हो, जिस पर जोश बोलता है कि मैं इस ऑपरेशन का नंबर 1 बोल रहा हूँ। पाको बोलता है कि हमको तुम्हारी डिमांडें मिल गई है और उनको हाई अथॉरिटी तक पहुँचा दिया गया है, लेकिन तुमको एक वादा करना होगा, तुम किसी भी होस्टेज को नुकसान नहीं पहुँचाओगे और तो और तुम बुजुर्गों, बच्चों और हार्ट पेशेंट को छोड़ना होगा। जिस पर नंबर 1 इस शर्त पर मान जाता है कि इसके बदले में तुमको कुछ खाना और सिगरेट देना होगा बिना किसी होशियारी के। अगर तुम होशियारी की तो हम इन सभी होस्टेज को मार गिराएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम जॉर्ज यानी कि नंबर 1 की गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं, जो एक रिपोर्टर से पूछने पे उसको पता चलता है कि अभी तक इनको कुछ भी पता नहीं चला है। हाई अथॉरिटी ने इनके डिमांड को छिपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब नंबर 1 की गर्लफ्रेंड नेशनल रेडियो पर अपनी डिमांड बता देती है कि यह कोई बैंक रॉबरी नहीं है, यह एक मिशन है लेफ्टिनेंट कर्नल को छुड़वाने का, जो कि एक बहुत ही बड़ा देशद्रोही था। वहीं दूसरी तरफ हम नंबर 1 को देख पाते हैं, जो 50 लोगों को इकट्ठा करता है, जिसके अंदर होते हैं बूढ़े लोग, हार्ट पेशेंट और बच्चे होते हैं। साथ ही साथ नंबर 1 एक जवान लड़के के पैर में गोली मार देता है ताकि बाहर फोर्सेस वालों को लगे कि यह किसी से डरते नहीं, अगर उन्होंने होशियारी की तो यह मारने से घबराएंगे नहीं। इसी बीच हम माइदर और बर्नी को देख पाते हैं, जो बड़ी होशियारी से पुलिस वैन से बाहर निकल आती है और पास ही के एक बिल्डिंग पर चले जाते हैं, जिसके बाद में नंबर 1 बैंक के एक एम्प्लॉय को लेकर बाहर आता है। के बाद में सभी खाना सिगरेट को अंदर खुआ लिया जाता है बिना किसी होशियारी के, जिसके बदले में नंबर 1 50 होस्टेज को रिहा कर देता है शर्त के मुताबिक, जिसके बाद में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल के अंदर रेफर कर दिया जाता है, जिसके बाद में वो फिर से बैंक के अंदर चला जाता है और ये सभी माइदर और बर्नी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तभी माइदर को पता चलता है कि यह खबर लीक हो चुकी है, कि आखिरकार अंडरटेकर्स को क्या चाहिए, जिस पर माइदर को लगता है कि कमिश्नर ने उनको धोखा दिया है, क्योंकि उसने तो उनको यह बात छिपाने को बोला था और खुद यह बातें लीक कर रहा है, जिस वजह से वहाँ पर दंगे होने लग जाते हैं। यह देखने के बाद में कमिश्नर हैरान रह जाता है कि यह बात लीक कैसे हुई, लेकिन पुलिस वाले उनको आसानी से वहाँ से मार भगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बैंक के वॉल्ट के अंदर देख पाते हैं नंबर 1 यानी कि जोश को और उसके 4 साथियों को, क्योंकि उस 5 मंजिला बैंक के अंदर 800 मिलियन रुपए थे, जिससे यह पूरी लाइफ ऐशो आराम से गुजार सकते थे। इनके पास में बैंक का ब्लूप्रिंट भी होता है और इनका प्लान होता है कि यह दीवार को तोड़कर टनल के रास्ते से बाहर भाग जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये सारा गेम खेला ताकि उनको टाइम मिल सके और यह दीवार तोड़कर 800 मिलियन लेकर यहाँ से भाग जाए और किसी को पता न लगे। वहीं दूसरी तरफ हम माइदर को देख पाते हैं, जिसको रेडियो के थ्रू यह पता चलता है कि 50 होस्टेज को रिहा कर दिया गया है और बीमार आदमी और घायल लोगों को हॉस्पिटल के अंदर रेफर कर दिया गया है। अब ये सुनने के बाद में माइदर को एक आइडिया आता है, अब जिसके बाद में माइदर और बर्नी निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ में, ताकि वहाँ पर उनको कुछ सबूत मिल सके, लीड मिल सके और उन अटैकर्स के बारे में कुछ पता चल सके। वहीं हॉस्पिटल के अंदर हम कमिश्नर पाको को देख पाते हैं, जो घायल आदमी से पूछताछ करने पर उसको पता चलता है कि वे लोग नाम लेके नहीं बुलाते थे, वे लोग नंबर से बुलाया करते थे। जिसके बाद में पाको एक हस्बैंड वाइफ से उन अटैकर्स के बारे में पूछताछ करता है और गन की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या उनके पास में ये गने थी, जिस पर हस्बैंड बोलता है कि नहीं नहीं, उनके पास में ये गने नहीं थी, उनके पास में पुरानी या सेकंड हैंड गने थी। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने उन चोरों की एक चीज नोटिस की थी, एक आदमी ने एक क्यूब हील्स वाले जूते पहन रखे थे तो बाकियों ने घिसे पिटे जूते पहन रखे थे और वह आदमी बहुत ही ज्यादा सिगरेट पिया करता था। तभी पाको की नजर वहाँ पर माइदर पर जाती है, वो भी यहाँ पर पूछताछ करने आई थी ताकि उसको कुछ लीड मिल जाए। को देखकर पाको माइदर के पास में जाता है और बोलता है यहाँ से जाने को, जिसको देखकर माइदर बोलती है कि तुमने हमको धोखा दिया है, यह बात छिपाने को बोली थी लेकिन तुमने ही इसको लीक कर दी है। जिस पर कमिश्नर कहता है कि नहीं मैंने ये नहीं किया, मुझ पे विश्वास करो। जिसके बाद में कमिश्नर उसको एक लीड देता है और कहता है कि यह लीड आउट ऑफ फाइल है, उसके हिसाब से यह एक चोरी है, यह कोई आतंकवादी हमला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सभी हाई अथॉरिटी मिलकर लेफ्टिनेंट कर्नल के पास में कॉल लगाते हैं और उनको सब कुछ बता देते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल बोलता है कि मेरा इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है, वे उसका नाम का गलत यूज कर रहे हैं और वे रिलीज होने से साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद में ये सभी मिलकर नंबर 1 से कॉन्टेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल ने रिलीज होने से मना कर दिया है, चाहो तो तुम बात कर सकते हो। जिस पर नंबर 1 गुस्से में बोलता है कि गद्दारों से मुझे बात नहीं करनी और कॉल को कट कर देता है। वहीं बैंक के बाहर कमिश्नर पाको को देख पाते हैं, जो कमांडर को बता रहा होता है कि हमने होस्टेज से पूछताछ करने में पता चला है कि वे लोग 3 बड़े बड़े बैग के साथ में अंदर गए थे, हो सकता है कि उनके पास में कोई बॉम्ब हो, हथियार हो तगड़े वाला। तभी कमांडर बोलता है कि हम बिना किसी को पता चले ऊपर जाना होगा और उनको बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन उनको क्या पता कि उन बैग के अंदर कोई बॉम्ब वगैरह नहीं बल्कि ड्रिल मशीनें थी। लेकिन बैंक की दीवार इतनी मजबूत होती है कि
उनकी ड्रिल मशीन ही खराब हो जाती है। अब ये देखने के बाद में नंबर 1 बिल्कुल ही शौक रह जाता है, क्योंकि यही तो उनका आखिरी रास्ता था यहाँ से निकलने का। अब ये यहाँ पे पूरी तरह फंस चुके थे और अब तक उनको पुलिस वाले चारों तरफ से घेर चुके थे, जिस वजह से इनके साथी बिल्कुल घबरा जाते हैं और इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से नंबर 1 इन सभी को जैसे तैसे समझाता है अपने आप पे विश्वास रखना होगा, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम कमिश्नर पाको को देख पाते हैं, जिसको अपने जासूस के थ्रू पता चलता है कि एक बार ओनर के बारे में जो इस अटैक में शामिल था। वहीं बैंक के अंदर नंबर 1 हाई अथॉरिटी के पास में कॉल लगाता है और बोलता है कि मेरा सब्र टूट रहा है, अगर तुम जल्दी से प्लेन का इंतजाम नहीं किया तो मैं इन सभी हॉस्टेज को जान से मार दूंगा और बैंक में सभी पैसों को जला दूंगा। तुम समझ रहे हो, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं इन सारे हॉस्टेज के साथ में इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दूंगा। यह कहने के बाद में वह कॉल कर देता है, जिसके बाद में प्राइम मिनिस्टर और कर्नल साथ साथ CESID के कर्नल मैंगलोनो, जिसकी अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है, जो कि सिविल गार्ड का चीफ होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि अभी हम गोले चलाते हुए अंदर नहीं जा सकते, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए हमें अभी उनकी सभी शर्तों को मानना पड़ेगा और जब वह लोग प्लेन से जाने वाले होंगे तभी हम उस पर अटैक करके जान से मार गिराएंगे। जिस पर प्राइम मिनिस्टर को उनकी बातें पसंद आती है। वहीं दूसरी तरफ हम कमिश्नर पाको को देख पाते हैं, जो उसी बार के ओनर को पकड़ लेते हैं जिसके बारे में उनको पता चला था, जिसका नाम था ब्लोन। उससे काफी पूछताछ की जाती है, लेकिन उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं चलता, जिस कारण उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब तक पुलिस वाले उसके पीछे पड़ चुके थे, जिसके बाद में छानबीन करने पे पाको को पता चलता है कि वह आदमी बार का ओनर नहीं था। दोस्तों, यह वही आदमी होता है जिसने मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट फाइल थी, वो इस बार का ओनर था और उसको 50 लोगों के साथ में छोड़ दिया गया। पहले वह एक सीक्रेट मिशन में काम किया करता था। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देख पाते हैं जिसके पास में CESID के चीफ मंगलोना आते हैं और वह आदमी मंगलोनो को वह फाइल दे देता है जो उसने बैंक से चुराई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं स्पेशल फोर्स को, जो बैंक की छत पर घुस चुके थे, जहाँ पर 2 अटैकर्स मौजूद थे। उनमें से एक अटैकर्स को फोर्स मार गिराती है और दूसरे वाले को पकड़ लेती है। अब गोलियों की आवाज सुनने के बाद में जोश और उसके साथी अपने अपने कपड़े बदल लेते हैं और हॉस्टेज के साथ में मिल जाते हैं। तभी हम उसका एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं। जब जोश 15 साल का था तब से उसने चोरी करना स्टार्ट कर दी और बैंक को लूटना स्टार्ट कर दी, जिसके बाद में वे काफी एंजॉय करते थे। लेकिन एक दिन जोश पकड़ा जाता है, जिसके बाद में जेल के अंदर उसकी मुलाकात होती है लेफ्टिनेंट कर्नल मांगलोनो से, जो इस वक्त CESID का चीफ होता है, जो उस जेल के अंदर जोश और उसके साथियों को एक टीम बनाता है और उनको एक अंडर मिशन पर भेजना स्टार्ट कर देता है। उनका मिशन होता है कि बड़े बड़े लोगों के घर पे जाके डाका डालना और उनको ब्लैकमेल करना, जिसके बदले में उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं और इन पैसों की मदद से यह लोग अपना सीक्रेट एजेंसी चला सकते हैं। यह मिशन चोरी करना, डाका डालना और किडनैपिंग करना था उन लोगों के घर में जो कि मंगलोनी की बात नहीं माना करते थे, जो उसके खिलाफ थे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए और मजबूरन उनको उसकी बात मानना पड़े। जी हाँ दोस्तों, जोश जो इस वक्त एक मिशन पे आया होता है, जिसके बारे में हमको मूवी के एंडिंग में पता चलेगा। फिर अब जोश उसके साथी होस्टेज के साथ में मिलकर बाहर आने लग जाते हैं, जहाँ पर इन सभी की चेकिंग होती है, जिसके अंदर जोश तो बच जाता है लेकिन उसके सभी साथी पकड़े जाते हैं। लेकिन बाद में जोश भी पकड़ा जाता है अपने जूतों की वजह से। जिसके बाद में कमिश्नर पाको जेल में जोश से इंक्वायरी करता है और पूछताछ करता है, जहाँ पर जोश जो कि नंबर 1 होता है, वे बताता है कि हमारा मेन मकसद क्रिमिनल को रिहा करना और चोरी करना नहीं था, बल्कि डॉक्यूमेंट को चुराना था, जो तो हमने पहले ही चुरा लिया था। जी हाँ दोस्तों, ये सभी एक डॉक्यूमेंट के लिए किया गया था जो मैंगलोनो ने मंगाया था, और तो और इनको जो ब्लू मैप मिला था वे उसी ने दिया था, जो कि नकली था। अब इससे पहले कि जोश उस फाइल के अंदर क्या था इसके बारे में बता पाता, तभी वहाँ पर कर्नल मैग्नोलो पहुँच जाते हैं और पाको को छुट्टी पर भेज देते हैं ताकि वो उनके काम में टांग ना अड़ा पाए। वह जोश को धमकी देता हुआ कहता है कि इस गेम के अंदर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपना बयान बदलना होगा, अभी तक तुमने जो भी बयान दिया वे सभी झूठे थे। और साथ ही कर्नल ये कहता है कि बैंक लूटने का आइडिया तुम्हारा था और ये सभी तुमने पैसों के लिए किया था, अगर तुमने यह कर दिया तो इसके बदले में तुमको रास्ते से नहीं हटाया जाएगा और तुम्हारे बीवी बच्चों को सरकारी खाते से उनको किसी चीज की कमी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ हम कमिश्नर पाको को देख पाते हैं, जिसको यह जानना था कि आखिरकार उस फाइल के अंदर क्या था, वह फाइल किस चीज की थी। इसीलिए वह माइदर के साथ में मिलकर उस पब के अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पब के ओनर से होती है
यानी कि उसी बूढ़े आदमी से जिसने वह फाइल चुराई थी। और इस फाइल के बारे में सिर्फ दो बंदों को ही पता था, एक था जॉर्ज जो कि नंबर 1 और दूसरा यह आदमी। उससे धमका के पूछने पर वह आदमी सब कुछ सच सच उगल देता है। और दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है आखिरकार वह फाइल किस चीज की थी, उसके लिए इतनी बड़ी चोरी की गई और लोगों का ध्यान भटकाया गया। दरअसल दोस्तों वह फाइल 4 से 5 साल पहले जो हमला हुआ था आतंकवादी का, उसमें कई सारे लोग मारे गए थे, उस चीज की फाइल थी। और उस फाइल के बदले मांगलोनों को CESID का चीफ बना दिया गया। यानी कि दोस्तों मांगलोनों से ये फाइल मांगी गई थी और उसके बदले में मांगलोनों को CESID की चीफ बना दिया गया। अब दोस्तों मूवी की एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कमिश्नर को जो कि माइदर के पास में आता है और कहता है कि मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, और उसको नंबर 1 के बारे में बताता है कि उसको 38 साल की सजा हुई है। यानी कि दोस्तों उसने मांगलूनू की शर्तों को मान लिया था। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।